नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान की कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। कहा पीएम के बयान पर आयोग तुरंत ले एक्शन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सामने आ गई तानाशाह की सूरत, लोगों से अपने नेता चुनने का अधिकार छीनना, संविधान खत्म करने की दिशा में बढ़ाया कदम, राहुल गांधी ने लगाए ये आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि बहुत कमजोर स्थिति में है भाजपा, वादा खिलाफी उसके डीएनए में, अखिलेश यादव ने किया दावा। आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें जीतेगी, विधानसभा उपचुनाव में भी छक्का लगेगा, रोहित ठाकुर ने किया है यह दावा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीजेपी ने देश के सामाजिक ताने बाने को किया तहस नहस, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए ऐसा किया, अनिल शास्त्री ने दिया यह बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों के लिए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा प्रधानमंत्री के बयान पर आयोग तुरंत ले एक्शन। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद बयानबाजी का दौर बढ़ गया है। सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं और आपको बता दें कि इस बयानबाजी में मर्यादाएं भी तार तार हो रही है। राजस्थान में अपनी एक चुनावी सभा में पीएम मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसका राजनीतिक दलों के साथ कई वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक जानकारों ने भी निंदा की है। पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में मुसलमानों को जिक्र कर जिस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला है उसकी आलोचना हो रही है और अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान के विरोध में चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सिंह सप्पल ने सोमवार को चुनाव आयोग में मामले की शिकायत की। वहीं चुनाव आयोग से शिकायत के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने 17 शिकायतें की हैं, उनमें से केवल 5-6 पर विस्तार से चर्चा की है। सबसे महत्वपूर्ण पहली शिकायत है जो किसी भी प्रधानमंत्री के बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है और ये सरकार दुर्भाग्य से हमने जो बयान उद्धृत किया है वो गंभीर, हास्यास्पद रूप से आपत्तिजनक है। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो इस बयान को वापस लें और स्पष्टीकरण दें। हमने चुनाव आयोग से ये बताने के लिए कहा है कि वो कहे कि ये कानून में स्थिति है और हम उसके सम्मान में वही करेंगे जो हम दूसरों के साथ करते हैं। उन्होंने एक समुदाय का नाम लिया है, धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है, उन्होंने सांप्रदायिक और समुदाय के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से धारा 123 का उल्लंघन किया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति का पद कुछ भी हो, किसी भी अन्य मामले की तरह उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और शीघ्र ही की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आयोग को चाहिए कि वो फौरन एक्शन ले। देश के पीएम का हम आदर करते हैं, पीएम के बयान पर आयोग तुरंत एक्शन ले। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दिया गया पीएम का बयान भद्दा है। बयान में एक समुदाय और धर्म का नाम लिया गया है और बयान में समुदाय या धर्म को घुसपैठियों के साथ जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सामने आ गई तानाशाह की सूरत, लोगों से अपने नेता चुनने का अधिकार छीनना, संविधान खत्म करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम, राहुल गांधी ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वापस लिए जाने के बाद सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को इस सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे तानाशाही करार दिया है। राहुल गांधी ने एक्स में लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। रमेश ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र खतरे में है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया है और कारण 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताया गया है और कुछ इसी तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पटसाला के नामांकन को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई है। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 हफ्ता पहले ही 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया गया।
प्रधानमंत्री मोदी के अन्याय काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों की परेशानियों एवं गुस्से को देखते हुए भाजपा इतनी बुरी तरह से डर गई है कि वो सूरत लोकसभा के मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है और इस सीट को वो लोग 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में, वादा खिलाफी उसके डीएनए में, अखिलेश यादव ने किया दावा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है, जबकि समाजवादी पार्टी एवं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बहुत मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है। बीजेपी ने पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों सहित महिलाओं एवं आदिवासियों को भी धोखा दिया है। किसान त्रस्त है, नौजवान पस्त है। जनता ने इस बार बीजेपी को राम राम करके विदाई देने का मन बना लिया है। सपा द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक यादव ने यहां कहा कि पीडीए में सबका सम्मान और अधिकार सुरक्षित है, जबकि बीजेपी के सबके साथ के नारे से समाज की गैर बराबरी समाप्त नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबकी समानुपातिक भागीदारी कहां है। नौकरी में आरक्षण देने और जातीय जनगणना से बीजेपी को परहेज है। जातीय जनगणना से सामाजिक न्याय का रास्ता खुलता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस, विधानसभा चुनाव में भी लगेगा छक्का। रोहित ठाकुर ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस न केवल राज्य में सभी 4 लोकसभा सीटें जीतेगी, बल्कि उन 6 विधानसभा सीटों पर भी छक्का लगाएगी जहां उपचुनाव हो रहे हैं। ठाकुर शिमला लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के प्रभारी हैं। ठाकुर ने सोलन में संवाददाताओं से कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का भावनात्मक रिश्ता है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा कर रही है और उनके नाम पर वोट मांग रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट के लिए चुनाव और 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव 1 जून को होंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिमला से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप 900 में से 400 पंचायतों में विकास सुनिश्चित करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि दिवंगत कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी शिमला से लगातार 6 बार कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और उनके बेटे विनोद सुल्तानपुरी इस बार पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो निर्वाचन क्षेत्र के हर कोने का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने कहा कि बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में कश्यप का कार्यकाल निराशाजनक रहा और बीजेपी 2021 में मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा उपचुनाव हार गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने देश के सामाजिक ताने बाने को किया तहस नहस, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए। अनिल शास्त्री ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते वर्षों में मध्य प्रदेश और देश की बीजेपी सरकारों ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक और आर्थिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रजातंत्र के लिए आज परीक्षा की घड़ी है। हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता जीतेगी और बीजेपी सरकार की हार होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जिन बीजेपी सरकारों ने किसानों, नौजवानों, बेटियों, दलितों, पिछड़ों और पहलवानों सबका अपमान किया है, उन्हें देश की जनता परास्त करेगी। बेरोजगारी की चर्चा करते हुए अनिल शास्त्री ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 83% युवा के पास रोजगार नहीं है। कांग्रेस का वादा है कि सरकार में आने पर 25 साल तक के युवाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की पहली नौकरी पक्की होगी और 30 लाख सरकारी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश को महंगाई की आग में झोंक दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की मुसलमानों पर टिप्पणी को लेकर विजयन ने चुनाव आयोग को ही घेरा, कहा निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग कथित रूप से मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के संबंध में निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। विजयन ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो इस मामले पर अब चुप है। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह अफसोस की बात है, निर्वाचन आयोग को यह दिखाना चाहिए था कि वो निष्पक्ष है, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। विजयन ने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे उच्चतम न्यायालय के सामने उठाना होगा। उन्होंने साथ ही दावा किया कि प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों से देश में बीजेपी विरोधी भावना मजबूत हो रही है तथा बीजेपी और भी अलग थलग पड़ जाएगी। मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोगों की मेहनत की कमाई और संपत्ति घूसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उन्हें देने की योजना बनाई है।
तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार के बयान से किसी भी भारत के राजनेता को बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बयान से देश में नफरत फैल सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरफ्तारी के डर से देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना में फूट डाली, संजय राउत का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कथित फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी के डर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने शिवसेना में फूट डाल दी। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा चुनाव में हार जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नई सरकार भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ मामले की जांच करेगी और इन्हें बंद किया जा चुका है। राउत ने कहा कि अब 2019-22 तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी जब सत्ता में थी, तब भाजपा नेताओं प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, आशीष शेलार समेत नेताओं में जांच चल रही थी कई मामलों में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहारी कहे जाने पर कन्हैया कुमार का जवाब, मनीष तिवारी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहारी कहे जाने पर कन्हैया कुमार ने दिया जवाब और मनोज तिवारी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे कन्हैया कुमार ने पूरे दमखम से वो कैंपेन में जुट गए हैं। हालांकि उन्हें कुछ पार्टी नेताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस विरोध पर उन्होंने खास बातचीत में कहा कि जिसको टिकट मिला वो उम्मीदवार होता है, मुझे किसी की नाराजगी की जानकारी नहीं है। उन्होंने खुद को बाहरी कहे जाने पर कहा कि बिहारियों को तो वैसे अपने ही देश में बाहरी सुनने की आदत है, बिहार की राजनीति करेंगे या दिल्ली की राजनीति? इस सवाल का जवाब देते हुए कन्हैया ने कहा कि तय है, देश की राजनीति करूंगा। कन्हैया कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के हमले पर अपने जवाब में कहा कि साल 2009 में जब मनोज तिवारी गोरखपुर से दूसरी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे थे, तब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि पता नहीं असली है या नकली, लेकिन मनोज तिवारी का हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा कि यमुना पार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप पर उन्होंने कहा कि लोग खुद सोचेंगे कि अगर गलती की है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सवाल है कि क्या अमित शाह अपना काम नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के झूठ का जवाब नहीं दूंगा, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केरल में हम 20 के 20 सीट जीतेंगे, सचिन पायलट ने कर दिया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, केरल की सभी 20 संसदीय सीटों के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। दक्षिण राज्य में वायनाड सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी लड़ाई की उम्मीद है, जहां पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की एनी राजा से है, जबकि केरल में बारी बारी से कांग्रेस और वाम दलों का शासन रहा है। सबसे पुरानी पार्टी ने पिछले आम चुनावों में राज्य की 20 में से 15 सीटें जीती थी और अब इस बार कांग्रेस के युवा नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केरल की सभी 20 सीटें जीतने का दावा किया है। दोस्तों, केरल में होने वाले चुनाव को लेकर सचिन पायलट काफी आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। 10 वर्षों में कोई काम भाजपा सरकार ने नहीं किया। 2024 का लोकसभा चुनाव नए बदलाव के लिए है। यूडीएफ ने बुजुर्गों, किसानों और युवाओं और महिलाओं के लिए काम करने का वादा किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आप बीजेपी नेताओं की भाषा देख सकते हैं कि वो किस तरह का एजेंडा सेट कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा वायनाड के मुद्दे उठाते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इस बार भी लोग राहुल गांधी को वोट देंगे और केरल में कांग्रेस को 20 सीटें जिताएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, इंडिया गठबंधन ही कर सकता है भारत को तेज, समावेशी और टिकाऊ विकास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को आर्थिक विषमताओं के विषय को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत का तेज, समावेशी और टिकाऊ विकास इंडिया गठबंधन सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि पिछले 10 वर्षों में अधिकतर सार्वजनिक संपत्तियां और संसाधन 1 या 2 कंपनियों के हाथों बेच दिए गए। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री आपको ये सब कभी नहीं बताएंगे कि 2012 से 21 तक देश में बनी संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास गया। और उन्होंने दावा किया कि देश में कुल माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का लगभग 64% गरीबों, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग से आता है। रमेश
ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अधिकतर सार्वजनिक संपत्तियां और संसाधन एक या दो कंपनियों के हाथों बेचे गए हैं। अर्थशास्त्रियों ने बताया कि अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार के कारण महंगाई बढ़ी है। उनके मुताबिक 21 अरबपतियों के पास कुल मिलाकर 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी नए पुतिन बन रहे हैं, केवल दूसरे की आलोचना करते हैं। ये नहीं बताया कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया। शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर महाराष्ट्र के वयोवृद्ध दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद तीखा तंज कसा। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि उन्हें डर है कि भारत में एक नया पुतिन बन रहा है और उसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी देश में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कॉपी कर रहे हैं। समाचार वेबसाइट के अनुसार शरद पवार ने दावा किया कि मोदी से पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने नया भारत बनाने के लिए काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी केवल दूसरों की आलोचना करते हैं और इस बारे में नहीं बोलते कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या काम किया है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया ये बताने के बजाय मोदी केवल दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। हमें डर है कि भारत में एक नया पुतिन बन रहा है। पवार ने अमरावती में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए एक अभियान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। मोदी ये बात कभी नहीं बताएंगे। जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव से सवाल, पतंजलि की माफी का आकार भ्रामक विज्ञापनों के बराबर क्यों नहीं, केंद्र से भी पूछे कड़े सवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कुछ अखबारों में भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जारी माफी के आकार पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने केंद्र से कई कड़े सवाल भी किए हैं और अगली सुनवाई में जवाब के साथ तैयार होकर आने को कहा है। पीठ ने मामले को 30 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि वो रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद द्वारा समाचार पत्रों में जारी माफी का वास्तविक आकार देखना चाहती है। पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को कुछ अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित कर गलती के लिए माफी मांगी है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि माफी के आकार और भ्रामक विज्ञापनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने 60 प्रकाशनों में सार्वजनिक माफी मांगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी सीसीटीवी से कर रहे अरविंद केजरीवाल की निगरानी, सीएम रोज लगा रहे तिहाड़ में झाड़ू, आम आदमी पार्टी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अटैक करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे सीसीटीवी से अरविंद केजरीवाल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी का ऑफिस भी इसी काम में लगा हुआ है। और दोस्तों, संजय सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रोज तिहाड़ जेल में झाड़ू लगा रहे हैं। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज मैं जो सच बताने जा रहा हूं उसे सुनकर सब हैरान हो जाएंगे। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बन गया है। आपको याद होगा कि हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनवाता था, आज वही हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल पर पीएमओ और एलजी ऑफिस 24 घंटे निगरानी रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंक मंगाकर देखते हैं कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं, आखिर इतनी निगरानी क्यों की जा रही है, क्या आखिरकार देखा जा रहा है, ये लोग क्या देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को दवा मिली कि नहीं, खाना मिला कि नहीं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, आप देखना क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री को 24 घंटे सीसीटीवी का लिंक क्यों चाहिए। आप ये देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना बीमार हुए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा कि नहीं, उसको देखना चाहते हैं कि वो कितना टूटे, कितना मनोबल टूटा। एलजी भी इसी काम में लगे हुए हैं। एलजी दिल्ली का काम छोड़कर ये देखने में लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितनी प्रताड़ना दी जा रही है, वो भी अपना ध्यान इसी में लगा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जैसे हिटलर अपने विरोधियों को यातना गृह में डाल देता था, वैसे ही आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को यातना गृह में डाला गया है
और उसको उनके सीसीटीवी से निगरानी हो रही है कि आखिरकार कितना दुख वो झेल रहे हैं या फिर उनको वो प्रताड़ना मिल रही है कि नहीं, जैसा कि अपेक्षित है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में बीजेपी के पास पर्याप्त उम्मीदवार भी नहीं, दल बदल कर आए लोगों को दिया गया टिकट, हुड्डा ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पर्याप्त उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए उसने हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर विपक्षी दलों को छोड़कर आए लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मजबूत दावेदारों की एक सूची है और पार्टी हरियाणा में जिन 9 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है उनके लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। राज्य की कुरुक्षेत्र सीट पर इंडिया गठबंधन की घटक दल आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।